हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। हम अगर पदार्थ के बारे में बात करें तो हमारे चारों ओर देखें तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यानी कि हम जिस भी चीज़ को टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं या कोई भी चीज़ हो वो पदार्थ की कंडीशन में आ रहा है। तो इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है इसके अंदर और ये किस किस अवस्था में होते हैं, यानी किस किस फेज़ में होते हैं। तो देखते हैं। द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके एवं अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके तथा जिसकी अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें। यानी कि जो भी चीज़ है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यानी वो हमारे संपर्क में आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ है, या ना भी आए तो भी कोई चीज़ जब फील कर रहे हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई दबाव है, जड़त्व है, या उनका कोई ना कोई वेट है, भार है, या हमारे ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है किसी चीज़ का। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ की कंडीशन में आ रही हैं। पदार्थ है वो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संघटक वाला होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि पदार्थ कौन कौन से, तो हमारे जैसे चारों ओर ही देखें तो जैसे कोई भी कागज़ है, लकड़ी है, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना। यानी कि अगर हम कहीं पे बैठे हैं तो चाहे वो ये मान लो चेयर पे बैठे हैं तो वो कोई चेयर है, या फिर किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जैसे पेन है, कागज़ है, पेंसिल है, यानी कि कोई भी चीज़ है जो हमें टच में आ रही है या हमारे ऊपर कोई भी दबाव डाल रही है या ऊर्जा लग रही है, तो वो सब क्या है, पदार्थ की अवस्था में हो गए वो। इसमें बताया कि वस्तु यानी कि एक पदार्थ या अनेक पदार्थ के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। जैसे कि कोई पुस्तक, पेंसिल, नाव, वायुयान, चाकू, ब्लेड, थाली, गिलास, ये सब क्या है, ये सारे की सारी वस्तु के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अंदर बताया गया है जैसे कि संसार की जो भी सभी वस्तुएं हैं वो द्रव्यों अर्थात पदार्थ से बनी होती हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ, अगर हमारे एनवायरनमेंट में हम देखें तो कुछ न कुछ पदार्थ से या द्रव्य से मिलके बना होता है। यानी कि जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं, यानी कि छू रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी बल अनुभव कर रहे हैं, यानी कि जो भी कोई भी चीज़ है वो पदार्थ की अवस्था में आएगी। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। यानी कि या तो भौतिक अवस्था में या रासायनिक संगठक के आधार पर देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखें तो वो कौन कौन सी फेज़ में होंगी, वो होंगी जैसे कि ठोस होंगी, द्रव होंगी या गैस होंगी। ठोस जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, द्रव यानी कि पानी वगैरह, गैस जो हवा है वो, यानी कि ये तीन अवस्था बता दी भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। वैसे ही रासायनिक संगठक के आधार पर अगर हम देखें तो इनके उदाहरण क्या हैं, जैसे कि कोई तत्व है, यौगिक है या फिर मिश्रण है। यानी कि बहुत सारे तत्व यानी एटम्स काफ़ी मिलके बने हैं तो यौगिक बन गया, और यौगिक बहुत सारी चीज़ें आपस में मिले हैं तो कोई मिक्सचर बन रहा है यानी मिश्रण है। तो ये रासायनिक संगठक के आधार पर तीन प्रकार हो गए। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हम देखते हैं तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है। ये तीन वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे कि ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी द्रव, गैस। ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए। दूसरे शब्दों में पदार्थ उन्हीं तीन अवस्थाओं में रहते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस, द्रव या गैस उनके अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे कैसे होगा, तो देखें जैसे कि सॉलिड है, इसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है। यानी कि हम अगर किसी भी पदार्थ को देख रहे हैं यानी कि उसके आकार में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि आयतन उसका जितना है उतना का उतना ही है, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, यानी उतना ही है, तो वो क्या हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। जैसे हम कोई कुर्सी है,
मेज है, ईंट है, पत्थर है, मूर्ति, दवात, कलम, तांबा, ये सारे के सारे क्या हैं, ठोस हैं। इनको अगर हम देखेंगे तो इनको चाहे छू लो या हटाओ, फोर्स लगाओ, तो इनका क्या होगा, एक निश्चित आकार है और आयतन है, वो इनका परिवर्तन नहीं होगा। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथक्कारी बल से सबल होता है तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। यानी कि अणुओं में क्या है कि परस्पर आकर्षण बल ज़्यादा है, यानी कि पास पास में है कण, तो वो क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है, यानी कि मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है इनके बीच में। और जितना ज़्यादा ठोस आकर्षण बल यानी कि सबल आकर्षण बल होगा, वो उतनी ही ठोस अवस्था में रहेगा। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है। सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के अणुओं यानी कि अणु हैं वो घने रूप से संकुलित एक दूसरे से बिल्कुल समीप होते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं तथा उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। उन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द ये सिर्फ अपनी अंतराण्विक अंतराल से ही कंपन करते हैं। जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। इसी कारण से ठोस पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा जब तक हम उनके ऊपर बाहर से कोई दबाव, आकर्षण या उनका कोई शेप अगर चेंज नहीं करेंगे तो उनका एक निश्चित आकार और आयतन रहेगा। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इसी कारण इसमें उच्च घनत्व और असंपीड्यता होती है, यानी कि उनको प्रेशर करके दबाया नहीं जा सकता, वो जिस फेज में है वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठोसों के कणों के उच्च क्रम में अवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामिति यानी कि आकृति होती है। उनकी जैसी आकृति यानी जैसी उनकी शेप है वैसी की वैसी रहेगी, जब तक कि उनकी बाहर से कोई उनमें चेंजमेंट ना करें तब तक। फिर सेकंड देखें अगर हम, जैसे ये ठोस आ गया यानी सॉलिड आ गया, जो कि एक निश्चित शेप में है और जिसका निश्चित आयतन है और जिसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर फोर्स डाल के कर पा रहे हैं। वैसे ही सेकंड फेज है इसकी, वो होगी द्रव यानी कि लिक्विड फेज। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसके अंदर क्या होता है कि द्रव है तो उसके अंदर जो आपस में जो कण होते हैं वो पास पास में तो होते हैं, लेकिन वो ठोस के कंपैरिजन में उनके बीच में कुछ दूरियां होती हैं। तो इनमें क्या होगा, इनका आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन इनका जो आकार है उनको हम जिस पात्र में डालेंगे यानी कि जैसी फेज में हमने डाला है उसका आकार वैसा ही होगा, वरना वो क्या होगा, चेंजेबल होता है, यानी कि वो परिवर्तित होता रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे दूध, पानी, तेल, शराब आदि, तो इनको हमने जिस भी बर्तन में डाला है यानी कि जिस भी हम किसी भी स्टेट में अगर डाल रहे हैं तो वो उसी का आकार ले लेगा, यानी कि उसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है। द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव भी कहते हैं, यानी कि हम उसको अगर फ्लो करवाएंगे यानी कि उसको छोड़ रहे हैं, पानी को अगर कहीं डाल रहे हैं तो वो वैसा का वैसा थोड़ा ना रहेगा, उसको जिस पात्र में डाला वैसा का वो अपनी अवस्था चेंज कर लेगा। या फिर हम उसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वो फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज, जैसी डायरेक्शन है जैसा उसको मतलब बहने का गुण होगा उसके अंदर। जब पदार्थ में आकर्षण बल पृथक्कारी बल से कुछ ही सबल होता है, यानी कि सॉलिड है उसके अंदर तो आकर्षण बल क्या होता है, सबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। लेकिन द्रव है उसके अंदर क्या होगा कि उसकी कंपैरिजन यानी कि ठोस की कंपैरिजन में क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा आकर्षण बल है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि सबल तो है, कुछ आकर्षण बल तो है उसके अंदर, इसलिए उसको जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार वैसा ही हो जाएगा, और लेकिन वो रहेगा तो द्रव अवस्था में ही। इस तरह द्रव पदार्थ द्रव पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा क्या होगा, कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में क्या होगा, थोड़ी कुछ दूरियां होती हैं, इसलिए उसका आकार हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन
याद रखो, ठोस है उसका आकार हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी प्रकार द्रव पदार्थ में अणु कम घने रूप से संकुचित होते हैं तथा ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु ये अणु पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति कर सकते हैं। द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं, यानी कि कंपेयर करके बताया है कि ठोस है तो उसके अंदर तो कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, उनमें मजबूत आकर्षण बल होगा और वो ठोस अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगर ठोस की कंपैरिजन में अगर द्रव में देख रहे हैं तो द्रव में क्या होता है कि कुछ कुछ उनमें दूरियां होती हैं, तो उनमें कुछ कुछ दूरियां होंगी, यानी कि उनमें जो आकर्षण बल है थोड़ा ठोस के कंपैरिजन में कम होगा। फिर भी इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत अधिक नहीं होती है, यानी कि अगर गैस की कंपैरिजन में देखें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि दूरियां कम ज़रूर है लेकिन ठोस जितनी ज़्यादा भी नहीं है। मतलब ठोस में तो क्या होंगी, दूरियां बहुत कम है, लेकिन गैस में और भी ज़्यादा है। द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकता है, परंतु उनका आयतन नहीं बदलता है, यानी कि वो हम उसको किसी भी बर्तन में डालेंगे या कहीं पे भी डाल रहे हैं तो उनका क्या होगा, आकार तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन उनका आयतन परिवर्तन नहीं होगा। किसी कारण द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ का घनत्व है गैस से अधिक, किंतु ठोस से क्या होता है, कम होता है। अब हम गैस के बारे में देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार बताए थे, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में तो क्या था कि उनमें घनत्व क्या था, उनका जो आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है। द्रव में थोड़ा उससे ठोस से कम होगा, लेकिन गैस की कंपैरिजन में क्या होगा, उसमें आकर्षण ज़्यादा होगा। अभी गैस के बारे में देखते हैं। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि उनका कोई आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि, तो इनकी क्या होगी, उनकी कोई निश्चित शेप या कोई भी उनका वॉल्यूम निश्चित नहीं होगा, ये चेंजेबल होगा। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो कोई आकार होता है और न ही कोई आयतन, यानी कि ये अनिश्चित होता है आकार और आयतन। गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रख दिया जाता है वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है, यानी कि वो जितना उसका एनवायरनमेंट मिलेगा वो उतना ही फ्लो होगा, यानी कि उसका कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला द्रव यानी कि फ्लूइड कहते हैं। यानी कि जैसे द्रव को हम अलग अलग पात्र में डाल के उसकी शेप चेंज कर रहे थे, वैसे ही अगर गैस को भी अगर अलग अलग बर्तन में या फिर अलग अलग बॉक्स में डाल रहे हैं तो उसका शेप है वो चेंजेबल है। जब पदार्थ को अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथक्कारी बल की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है तो पदार्थ गैस अवस्था में रहता है। इस तरह गैसीय पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल है वो ठोस एवं द्रव पदार्थ दोनों की अपेक्षा क्या होता है, कमज़ोर होता है। यानी कि इनके जो गैस है, गैसीय अवस्था में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूरियां होती हैं उनके बीच में, यानी कि आकर्षण बल है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बोलें कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा तो वो होगा ठोस में, और सबसे कम बोलें तो गैस में। काफ़ी कमज़ोर आकर्षण बल के कारण गैसीय पदार्थ के अणु हैं वो ठोस एवं द्रव पदार्थ के अणुओं की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इसी कारण गैसीय पदार्थ को न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है, यानी कि ये चेंजेबल कंडीशन है। इसको जितना एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी कि जितना ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा वो उतनी ही ज़्यादा दूरियां घेरेगी गैस है वो। बाकी तो क्या होता है कि इतना नहीं होगा, लेकिन ये इसकी कोई निश्चित आकार आकृति भी नहीं है और इसका कोई निश्चित हम उसको कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, किसी बॉक्स में डाल के या फिर हम उसको भर ज़रूर सकते हैं, लेकिन अगर वो खुला तो वो अपना आप क्या होगा, आयतन बढ़ा लेगा। फिर है पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। अगर जैसे हमने तीनों पढ़े हैं कि ठोस है, द्रव, गैस है, अगर इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन की बात करें तो हमने देखा होगा जैसे बर्फ़ है
तो बर्फ़ क्या है कि वो ठोस अवस्था में है। अगर उसकी अवस्था को हमें चेंज करना है और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव को अगर और भी ज़्यादा गर्म किया तो वो क्या होगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन गैस अवस्था में अगर वाटर है तो उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ रहा है। और द्रव को अगर वापस से अगर हम जैसे फ्रिज में हम जमा रहे हैं बर्फ़ को, तो वो क्या होता है, द्रव में पानी तो रखते हैं पहले, फिर क्या होता है कि वो अपनी फेज चेंज करके और वो सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है कि ये तीनों आपस में अपनी जो अवस्थाएं हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन। एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में अंतरांगिक खामी होता है। जैसे ठोस गर्म करने पर ठंड या फिर ठंडा करने पर किस में चेंज होगा, द्रव में। और द्रव है उसको गर्म करने पर या फिर ठंडा करने पर किस में चेंज होगा, गैस में। फिर बताया गया है, जैसे इसमें नोट डाला है, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट है। रासायनिक संघटकों के आधार पर संसार के समस्त पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ें कि क्या होता है उसके बारे में, तो देखो, तत्व वह भौतिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक अवस्था या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक सर्वदा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। यानी न तो इसको जोड़ा जा सकता है और ना ही इसको तोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। यानी कि जो अगर सेम एटम अगर यानी परमाणु अगर सेम परमाणु अगर आपस में मिलजुल के अगर कोई पदार्थ बनता है तो वो होता है तत्व। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश है वो समान होता है। जैसे कि हम देखें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, सोडियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि तत्वों के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि हम जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गैस जो हम लेते हैं तो उसमें सारे के सारे पार्ट ऑक्सीजन O2 ही तो है। यानी कि इसमें क्या होगा कि एटम यानी कि परमाणु सारे के सारे एक मिल के क्या बना रहे हैं, तत्व बना रहे हैं। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स। धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो भी धातु है ना वो क्या होंगी, विद्युत की तो और ऊष्मा की क्या होंगी, सुचालक होंगी। तथा ये ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय यानी कि मेलिएबल और तन्य यानी कि डक्टाइल होती हैं। जैसे धातु के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लोहा है, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी हो गई या सोना या प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या हैं, धातु हैं। अधातु तत्व हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी कि देखो याद रखो, धातु उसका उल्टा अधातु। धातु हैं वो तो क्या होंगे कि ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे, और अधातु हैं वो क्या होंगी, कुचालक होंगी। साथ ही साथ अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं यानी कि ब्रिटल होते हैं और प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं। धातु होती है वो चूर चूर नहीं होती है, लेकिन अधातु होती है वो क्या होती है कि वो चूर चूर हो जाती है। यानी कि उसको जब मतलब हम किसी चीज़ से अगर उसको प्रेशर डाल रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो क्या होंगे, चूर चूर हो जाएंगे यानी टूट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गंधक, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सब क्या हैं, अधातु हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों को ठोस तत्व, द्रव तत्व तथा गैस तत्व में विभाजित किया गया है। अधिसंख्य तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर अगर देखें तो जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, कार्बन, गंधक,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, ठोस अवस्था के अंदर हो गए धातु हैं ये। कुछ तत्व हैं वो क्या होते हैं कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि पारा, ब्रोमीन, ये क्या होंगे, ये द्रव अवस्था में मिलेंगे। एग्जाम्स के अंदर इनके एग्जाम्पल भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें कि ठोस अवस्था में तो क्या हो गए, जैसे सोना, तांबा, कार्बन, गंधक, ये होंगे। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में पूछ ले, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि पारा है, पहले तो ये पूछ लेंगे कि पारा है वो किस अवस्था में है, तो हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड फेज में है, ठीक है, धातु है। जबकि कुछ तत्व हैं वो गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि, ठीक है। वर्तमान समय में 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है, अभी और भी ज़्यादा हो गए हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 118 तत्व हैं। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष अन्य तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीकों से संश्लेषित किए गए हैं। अगर अब हम हमारे चारों तरफ देखें या पृथ्वी पर ही देखें कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कितनी कितनी परसेंटेज में मिले हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं एवं उनका प्रतिशत, तो देखो जैसे ऑक्सीजन है तो वो है 46.71% मिलेगी, सिलिकॉन है वो 27.69% और एल्यूमिनियम है वो है 8.07%। ऐसे ही अगर और देखें तो जैसे लोहा है, आयरन यानी कि लोहा देखते हैं तो वो 5.05% लोहा मिलेगा। कैल्शियम है वो है 3.65%, सोडियम है वो है 2.75%, पोटेशियम 2.58%, मैग्नीशियम है वो है 2.08% और इनके अलावा जो अन्य हैं वो 2.42%। ये क्या है, हमारी पृथ्वी पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, यानी कि हमारे शरीर में भी तो तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन है, वैसे तो हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की अगर पूछे कि हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो वो देखो आप, ऑक्सीजन 65% हो गया, कार्बन है वो क्या हो गया 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन है वो 3%, कैल्शियम है वो 2%, फॉस्फोरस है वो 1%, पोटेशियम है वो 0.35%, सल्फ़र है वो 0.25%, सोडियम है वो हो गया 0.15% और जो क्लोरीन है वो होगा 0.15%। ऐसे ही मैग्नीशियम है वो है 0.05%। लोहा है हमारे शरीर में, आप सोचो कि लोहे की क्या ज़रूरत है, तो लोहे की भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है। ये कितना चाहिए 0.004% और जो अन्य एलिमेंट्स हैं वो होंगे 0.046%। ये इतने तत्व बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी तत्वों की आवश्यकता होती है जिनसे हमारा जो जीना चल रहा है, यानी कि हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर अब हम देखें नेक्स्ट, तो जैसे यौगिक है यानी कि कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जैसे तत्व की बात की थी तो उसमें तो क्या था कि तत्व है वो जो परमाणु है, एक ही परमाणु है उसी के संयोग से बना है, ठीक है। लेकिन अगर यौगिक की बात करें तो वो 2 या 2 से अधिक क्या है कि तत्वों के योग से यौगिक बनता है, यानी कंपाउंड बनते हैं। यानी कि इन्हें उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक यानी कि सर्वदा भिन्न गुणों वाले अवयवों से विभाग किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जो तत्व था वो तो क्या है कि शुद्ध रूप में है, यानी कि एक ही परमाणु से मिलके बना है। लेकिन यौगिक क्या है, वो अलग अलग तत्व है, यानी कि अलग अलग परमाणुओं से मिलके बना है,
लेकिन याद रखो कि अलग अलग जो तत्व हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, यौगिक बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो जैसे जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल या किसी भी विधि से निर्मित जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात सदैव 2:1 होता है। जैसे हमने देखा, जैसे हाइड्रोजन बोला था कि क्या होता है, तत्व होता है, यानी कि H2 के रूप में मिल जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहे हैं। लेकिन अगर यौगिक की बात कर रहे हैं तो यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके बना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो जैसे जल है तो जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, यानी कि 2 तो हाइड्रोजन के अणु हो गए और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, यानी कि वाटर यौगिक बना रहे हैं। बाहर के विचार में यह अनुपात 1:8 होता है। अगर अब पूछे कि ये 1:8 कैसे हुआ, तो जैसे H2O था, यानी कि हाइड्रोजन तो क्या है कि इसमें बाहर क्या होता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, और ऑक्सीजन है वो H2O, यानी कि ऑक्सीजन वो क्या होगा कि 8 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 8 होगा। तो इसका अगर हम बाहर देखें तो वो 8 होगा। जल की भौतिक और रासायनिक बल उसके अवयवी तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो वो है मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों यानी कि तत्वों या यौगिकों या फिर दोनों से किसी भी अनुपात के बिना रासायनिक संयोग से मिलने से बनता है, यानी कि मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण है वो अशुद्ध रूप होता है, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स मिलके यानी कि तत्व के रूप में या फिर यौगिक के रूप में होंगे, वो आपस में मिलते हैं और फिर मिश्रण का निर्माण करते हैं। इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे वायु अनेक गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायु के अवयवी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये वायु के रूप में हो गया। फिर समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवण है। अगर देखें तो जैसे ये मिक्सचर हो गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम भी मिला है और Cl क्लोरीन भी मिला है, क्लोराइड भी, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये भी क्या हुआ, मिश्रण हो गया। फिर जैसे कि पीतल है, यानी कि इसके अंदर तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अब काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि पीतल है वो किन किन से मिलके बना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखो कि पीतल है यानी कि वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। याद करने के तौर पे याद रख लो, पीतल है यानी कि ताज है, शॉर्ट ट्रिक इसकी, जैसे तांबा ता और जस्ता का जय यानी ताज, ताज से याद रखो पीतल बन गया है, यानी तांबा और जस्ता से। फिर अगर हम देखें मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण एवं संगठन पर मिश्रण को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग यानी कि सेम सेम और विषमांग यानी कि अलग अलग, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, वो क्या कहलाएंगे, समांग मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर। जैसे चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन यानी कि अमोनिया गैस या हवा विलयन आदि समांग मिश्रण के उदाहरण हैं। ऐसे ही दूसरा बता था असमांग मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो था और दूसरा हेट्रो है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उनके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक से नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, वो क्या होंगे, असमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि लोहा एवं गंधक, धूलकण
का हवा में मिश्रण आदि, ये क्या है? असमांग मिश्रण है। सामान्यतः एक असमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना एक समांग मिश्रण की तुलना में क्या होता है? अधिक आसान होता है। फिर अगर हम देखें पदार्थों के अवयवी कण, यानी कि जैसे कि अणु और परमाणु, ये क्या इनके अवयवी कण हैं। अब अणु के बारे में देखते हैं, यानी मॉलिक्यूल। ये तो सभी को पता है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। वैसे अगर एक से ज़्यादा परमाणु अगर मिले हैं तो वो क्या बनाएंगे? अणु बना रहे हैं। तो देखो, किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाते हैं। यानी कि वो क्या होगा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पा रहा है। एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार यानी कि द्रव्यमान, आकार और गुण में एक दूसरे से क्या है? सदृश होते हैं। इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थों के अणु एक दूसरे से सर्वदा भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जल है, यानी कि H2O के सभी अणु सदृश होते हैं। जल के प्रत्येक अणुओं का जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 18 होता है। इनके अणुओं में भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके आकार आदि पूर्णतः समरूप होते हैं। इसी प्रकार जैसे कि नमक है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके सभी अणु सदृश होते हैं। नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान यानी कि 58.5 होता है तथा उसके सभी अणु आकार, गुण आदि में क्या होते हैं? सदृश होते हैं। परंतु जल के अणु तथा नमक के अणु एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। इसी बल के कारण पदार्थ में क्या होंगे कि अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं, परंतु पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर प्रत्येक अणु क्या होगा? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि वो दूर दूर हो जाते हैं। अणु हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु एवं यौगिक के अणु। यानी कि एक तो तत्व के अणु हो गए और एक यौगिक के अणु। आपको अभी बताया था पीछे, तत्व है यानी कि सभी क्या होंगे? सेम हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। यानी कि जैसे H2 हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो H2 है, तो यानी कि वो सेम है, तो वो तो क्या होंगे? तत्व के अणु होंगे। और यौगिक के अणु ऐसे बोलेंगे तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि H2O, SO2, ये क्या होंगे? अलग अलग यौगिक बन गए ये, यानी कि अलग अलग एटम से मिलके बने। जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण क्या होंगे? तत्व के अणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया इसमें, जैसे हमने भी बताया अभी, हाइड्रोजन का अणु यानी कि H2 हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलके बना होता है। जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक यानी कि स्वतंत्र ये जो हैं यौगिक के अणु कहलाते हैं। यानी कि अगर एक से ही बन रहे हैं तब तो क्या होंगे? वो तत्व के अणु। और एक से अधिक तत्व अणुओं से मिलके, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं तो वो क्या होंगे? यौगिक के अणु कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे मीथेन है CH4, तो इसमें क्या हुआ? अलग अलग परमाणु आ गए, यानी कि ये क्या होगा? यौगिक का अणु होगा। इसके अंदर क्या बताया? मीथेन का प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये यौगिक का अणु हो गया। और H2 था वो तत्व का अणु हो गया क्योंकि वो एक ही हाइड्रोजन से मिलके बना है। चलो हम एटम यानी परमाणु के बारे में देखते हैं कुछ। किसी पदार्थ यानी तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है।
यानी कि परमाणु होते हैं वो मिलके अणु तो बना रहे हैं, लेकिन परमाणु कभी अकेला स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर परमाणु ही काम करेगा। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, परंतु आधुनिक आविष्कारों से यह ज्ञात हो चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें 3 पार्ट बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मुख्य हैं। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं, किंतु वे दूसरे तत्व के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। एक तत्व के परमाणु का भार भी दूसरे तत्व के परमाणु के भार से क्या होता है, भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं और कार्बन के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं, किंतु हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो वो तो सेम है, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, पूर्ण रूप से भिन्न होंगे। जैसे इसमें देखते हैं कि क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखते हैं, यानी क्रिस्टल विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही इस विलयन को फनल द्वारा क्या किया जाता है, छाना जाता है। छानने के पश्चात विलयन में को ठंडा किया जाता है और जब ठंडा हो जाएगा तो इसे शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक किया जाता है और उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ मात्र द्रव है उसमें घुली रह जाती हैं। इन क्रिस्टलों को छान करके क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और सुखा लेंगे। यानी कि गर्म किया, फिर उनको छाना, सुखाया, ये मतलब सारी प्रोसेस क्या होगी, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। दूसरा है आसवन यानी कि डिस्टिलाइजेशन, यानी कि आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब 2 द्रवों के पृथक्करणों में अंतर अधिक होता है तो वो उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। आसवन विधि में द्रव को वाष्प में, यानी कि द्रव है तो उसको वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है जहाँ उसे ठंडा करके पुनः द्रवावस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम वाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है। जैसे हम नॉर्मल देखो पानी को गर्म करते हैं तो गर्म किया तो उसमें क्या हुआ, पहले भाप सी निकल रही हैं, अगर वो ऊपर जा रही हैं, अगर हम उसको ढक के देखेंगे तो ऊपर की प्लेट पे क्या होगा कि उसके भाप से वो क्या होगा, पहले तो वाष्प बन रही है यानी वो गैस में कन्वर्ट हुई, फिर वो जैसे जैसे ठंडी होने लगी वो भाप थी वो क्या होगी, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो ये क्या होगा, उसका आसवन होगा। ऐसे ही थर्ड मेथड है वो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने 3 पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, तो यानी वो द्रव में ना आके क्या होंगे, ठोस या तो सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर गैस है उसको अगर हम संघनन करेंगे तो वो द्रव में चेंज हुए बिना सीधा का सीधा वो क्या होगी, ठोस में चेंज हो रही है। तो ये सब्लिमेशन होगा यानी कि ऊर्ध्वपातन होगा, यानी कि ये ठोस से सीधा का सीधा गैस में और गैस से सीधा का सीधा ठोस में चेंज हो रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएंगे। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस विधि के द्वारा 2 ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उनको पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा नहीं। ऐसे ठोसों के मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातज ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस पृथक हो जाते हैं।
इस विधि के द्वारा कपूर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। जैसे आप नॉर्मली देखो, कपूर है, सॉलिड फेज में है, और कपूर को अगर हम खुला छोड़ देंगे या फिर हम उसको गर्म करें या फिर छोड़ा है तो वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा। वो सीधा का सीधा क्या होगा कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और गैस है, अगर उसको कंप्रेस किया हुआ है कहीं पे कोई चीज़ में, तो वो क्या होगा, वापस सॉलिड में चेंज हो रहा है, यानी कि ये ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होगी। फिर फोर्थ प्रोसेस के बारे में देखते हैं, वो है प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरों शब्दों में द्रवों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए जो खनिज हैं वो तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैस भी इसी विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। यानी कि याद रखो कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा निकल रहे हैं। फिर फिफ्थ अगर हम देखें तो वो है वर्णलेखन, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होगा, देखो, वर्णलेखन विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी शोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं और इस प्रकार पृथक कर लिए जाते हैं। फिर सिक्स्थ है भाप आसवन, यानी कि स्ट्रीम डिस्टिलाइजेशन। भाप आसवन विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील परंतु वाष्प के साथ में क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। यानी कि जल में तो अघुलनशील हैं और वाष्प के साथ में क्या होंगे, यानी वाष्पित हो रहे हैं, वाष्पशील होते हैं, तो ये भाप आसवन में होगा। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांकों पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड आदि का जो शुद्धिकरण भाप आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस थी जिनसे हम क्या करेंगे, इनका शुद्धिकरण कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या कौन कौन सी देखी, जैसे भाप आसवन विधि हो गई, वर्णलेखन विधि हो गई, प्रभाजी आसवन विधि थी, ऊर्ध्वपातन विधि थी, एक आसवन और एक क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इनके द्वारा हमने क्या हुआ, इनका प्योरीफिकेशन यानी शुद्धिकरण किया है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ें और अच्छे से देखें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये जो भी चीज़ पढ़ी है तो ये अगर आपको थ्योरेटिकल भी कहीं पे लिखना होगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये आप नोट्स बना लो इनका और इनको पढ़ो, हेल्प होगी। और इनसे कुछ काफ़ी छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हर एग्ज़ाम में इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो आप इनको पढ़ें और अच्छे से शॉर्ट नोट भी बनाएं ताकि आपकी हेल्प हो पाए। अगर किसी को इस सारे प्रोसेस के अंदर जो भी हमने पढ़ा है इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप पूछें। आपका मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी कंफ्यूज होगा वो दूर करूँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।